गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर का स्पेशल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट निर्देशन के और परिभाषा, उसके क्षेत्र, आवश्यकता और उसकी प्रकृति के विशेषता और प्रकृति के बारे में हम अब तक अध्ययन कर चुके हैं कि निर्देशन की प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, निर्देशन किसे कहते हैं, इन चीजों को हम समझ चुके हैं। आज हमें देखना है कि निर्देशन के उद्देश्य क्या है। क्योंकि निर्देशन के उद्देश्यों के बारे में भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में निर्देशन की जहाँ तक बात आती है तो ये कहा जाता है कि जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास, चूंकि मनोविज्ञान किसी समय में एक दर्शन की एक शाखा मात्र हुआ करता था, यानी कि उसकी कोई एक यूनिट हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे मनोविज्ञान का अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित होने लगा और एक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई या उसे माना जाने लगा, तब से बालक के व्यवहार, उसके विकास और उसकी प्रगति के बारे में बहुत सारी अनुसंधान हुए, बहुत सारे शोध हुए, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी को जुटाया गया। तो इसी उसके अंतर्गत निर्देशन भी एक महत्वपूर्ण पक्ष था कि निर्देशन क्या है, क्यों निर्देशन पहली बात तो कहाँ किसे जाता है और निर्देशन क्यों दिया जाना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय में एक समय था जबकि संयुक्त परिवार हुआ करते थे और इन्हीं संयुक्त परिवारों के बीच में रहते हुए बालक को निर्देशन स्वतः ही प्राप्त हो जाता था, क्योंकि संयुक्त परिवार में दादा, दादी, चाचा, चाची, बुआ, बहन, भाई, अन्य जो भी नाते रिश्ते हैं, ये सभी एक साथ रहा करते थे और किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार के गाइडलाइन की जब बालक को आवश्यकता होती थी तो ये परिवार से बाहर जाकर और किसी से निर्देशन प्राप्त करने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती थी। वो घर में ही उन्हें एक, क्योंकि संयुक्त परिवार हुआ करता था, संयुक्त परिवार के बहुत सारे सदस्य होते थे जिनसे उनकी समस्त समस्याओं का समाधान यहीं पे इन्हें प्राप्त हो जाया करता था। इसीलिए निर्देशन की तात्कालिक समय में बहुत विशेष आवश्यकता नहीं होती। अगर आज भी ये बात स्पष्ट है कि जहाँ पर संयुक्त परिवार है वहाँ पर बालकों के एक निर्देशन का अलग तरीका आवश्यकता है। सामान्य तरह से जो आम बालकों पर उस तरह की निर्देशन की आवश्यकता बालकों को नहीं पड़ती है। इसीलिए मनोविज्ञान ने इस बात को अनुभव किया कि परिवार जो है वो संयुक्त परिवारों से विघटित होकर और एकल परिवारों के रूप में अपना अस्तित्व बनाते चले जा रहे हैं। और ऐसे में भी एकल परिवार में भी माता और पिता दोनों का कार्यरत होना, यानी कि दोनों ही क्रियाशील कार्यरत है, यानी कि दोनों नौकरी करते हैं। ऐसे में बालक को निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन कहाँ से मिलेगा कि जब भी किसी गाइडलाइन की उनकी जरूरत होती है उस समय माता पिता उनके पास उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ऐसे में ये समस्त उत्तरदायित्व है वो किसके ऊपर आ जाता है, विद्यालय में। जब ये दोनों कंडीशंस नहीं होती है तब ये उत्तरदायित्व किस पे आ जाता है, विद्यालय। यानी कि विद्यालय का उत्तरदायित्व होता है कि वो बालकों को उचित निर्देशन प्रदान करे। अब विद्यालय में जब बात आती है तो यहाँ पर हमने इसके अर्थ, उसकी प्रकृति, आवश्यकता, विशेषता आदि को हमने देखा। अब इस आधार पर हम देखते हैं कि निर्देशन के उद्देश्य क्या है। क्योंकि एक जब विद्यालय में उत्तरदायित्व बढ़ता है तो विद्यालय में निर्देशन का कार्य एक अध्यापक के द्वारा किया जाता है।
जो कि आप एक भावी अध्यापक हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि निर्देशन के उद्देश्य क्या होते हैं, क्योंकि आपको जब तक निर्देशन की महत्ता के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप बालकों को एक आम जो एक समस्या विद्यालयों में देखने को मिलती है कि बालक फॉर एग्जाम्पल कि बालक जब विद्यालय में कोई लिखित कार्य कराया जा रहा है, बालक को कोई लिखित कार्य कराया जा रहा है। अब लिखित कार्य के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। कहीं पर उन्हें बोलकर डिक्टेट या कराया जा रहा है, बोलकर लिखवाया जा रहा है, कहीं पर शामपट के माध्यम से, शामपट के माध्यम से, कहीं पर किसी अन्य की पुस्तक या पुस्तक से देखकर, या फिर अन्य की उत्तर पुस्तिका से। यानी कि बालक के लिए लिखित कार्य के बहुत सारे अपने अपने तरीके होते हैं। अब समझने की बात क्या है यहाँ पर कि जब शामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड, ठीक है, जब ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा जा रहा है, बालकों को इसे लिखने को कहा जा रहा है, अगर एक अध्यापक को निर्देशन क्या है, इसकी प्रकृति, इसकी विशेषताएं, इसकी गुण क्या है, अगर उन्हें पता है, तो यहाँ पर इस स्थान पर जब शामपट पर बालक को कुछ लिखवाया जा रहा है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ देखकर लिखने को कहा जा रहा है और यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो ऐसे में शिक्षक की दो प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। एक तो आलोचना करता है, वो बालक की आलोचना करता है या फिर उसकी समस्या को जानने की कोशिश करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर शिक्षक की दो प्रकार की गतिविधियां होती है। जब शामपट पर बालक से कोई कार्य करवाया, शामपट के माध्यम से बालक को लिखने को कहा, तो यहाँ पर अध्यापक की दो प्रकार की गतिविधियां हैं। कौन कौन सी? पहला, आलोचना, उसने कार्य नहीं करा, तुम लिखना नहीं चाहते हो, तुम आलसी हो, तुमको देखकर दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करने में मजा आता है, यानी कि इस तरह की बहुत सारी आलोचनाओं का सामना बालक को करना पड़ता है, क्योंकि शिक्षक की सोच यही है कि बालक यहाँ से देखकर उत्तर पुस्तिका में नहीं लिख रहा है, इसका मतलब वह कार्य नहीं करना चाह रहा है, इसीलिए वह नहीं लिख रहा, ठीक है। अब दूसरी प्रतिक्रिया जो आती है वो यानी कि दूसरे प्रकार का जो शिक्षक है वह बालक की समस्या को जानने का प्रयास करता है। अब आप कहेंगे कि शिक्षक तो वही है, दोनों की इन प्रतिक्रियाओं में अंतर क्यों है? तो शिक्षक एक आलोचना करता है, शिक्षक दो उसकी समस्या को समझने का प्रयास करता है। इसके पीछे कारण कि शिक्षक को अगर निर्देशन की आवश्यकता, उसके उद्देश्य के बारे में अगर पता ही नहीं है, निर्देशन क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके उद्देश्य क्या है के बारे में पता नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि निर्देशन क्या है, क्यों निर्देशन दिए जाने चाहिए, उसके पीछे के उद्देश्य क्या होते हैं, जब उसको ये पता ही नहीं है तो निश्चित है कि वह आलोचना ही करे। और दूसरा शिक्षक, नंबर 2 शिक्षक जो है वो समस्या को समझने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि निर्देशन क्या है, क्योंकि उसे समझा है, उस बात को जाना है कि एक बालक यदि शामपट पर लिखी हुई विषय वस्तु को पुस्तिका में नहीं उतार रहा है, ब्लैक बोर्ड पे जो कुछ काम किया गया है उसको अगर वो नोट डाउन नहीं कर पा रहा है, देन उसके पीछे कोई ना कोई समस्या, एनी ऑफ प्रॉब्लम दिखा कि वो उसे नहीं लिख पा रहा है। अब शिक्षक उसकी समस्या का पता लगाएगा, बालक क्यों नहीं लिख पा रहा है, लाइट अधिक पड़ रही है, लाइट का रिफ्लेक्शन बोर्ड पर अगर पड़ता है तब भी बालक नहीं लिख पा रहा है, तो कारण क्या है? लाइट का है, उसकी आंखें कमजोर से दिखाई नहीं दे
दे रहा है या सामने कोई लंबा बच्चा बैठा है, यानी कि क्या समस्या है, वो इस समस्या को समझकर और उसका निदान कर सकेगा। फिर यहाँ पे आप कहेंगे मैडम 2-3 और एग्जाम्पल दिए हैं आपके, तो लिखित कार्य में जैसे कि बोलकर दिखाया जा रहा है तो बालक सुनकर शब्दों को नहीं समझ पा रहा है, शब्दों को समझ नहीं पा रहा है। जब शब्द समझ में नहीं आएगा तो वो लिखेगा कैसे? तो यहाँ पर ये शिक्षक बालक की समस्या को जानने का प्रयास करेगा। नंबर 1 आलोचना ही करेगा, नंबर 2 उसकी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेगा, समस्या को समझने की कोशिश करेगा। फिर उत्तर पुस्तिका या उसमें से देखकर लिखने की बात आती है तो पुस्तक में से या उत्तर पुस्तिका में से, तो उत्तर पुस्तिका में से हो सकता है कि राइटिंग समझ में ना आ रही हो, या फिर उसके पास में पेन अवेलेबल ना हो, उसकी कॉपी भर गई हो, कोई भी कारण हो सकता है, उसको पास से दिखाई नहीं दे रहा है, एनीवन, कोई भी कारण, मे बी पॉसिबल, सो मेनी कॉजेस देयर कि वहां को क्या कारण है उसको समझेगा। अगर शिक्षक को निर्देशन के बारे में ABCD भी पता नहीं है तो वो केवल आलोचना ही करेगा, और यदि उसको पता है, वो अच्छे से जानता है, तो वो उसकी समस्या को जानेगा, समाधान करेगा और उसको आगे बढ़ने में सहयोग करेगा। तो निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि एक शिक्षक को जब हम बार-बार कहते हैं कि आपको बच्चों को समय-समय पर निर्देशन देने चाहिए, अब निर्देशन में एक बात और भी स्पष्ट कर दूं कि शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण और निर्देशन, ये दोनों भी लगभग एक जैसे, शिक्षण में भी निर्देशन की क्रिया को काम में लाया जाता है। यह शिक्षा के समतुल्य हो सकती है, क्योंकि जब शिक्षा को बात को सिखाना चाह रहा है, बालक को किसी प्रकार का अधिगम कराना चाह रहा है, तो वो निर्देशन का सहारा ले सकता है। इसीलिए शिक्षा को निर्देशन के उद्देश्यों का पता होना बहुत अनिवार्य है। अब निर्देशन के उद्देश्य क्या है? निर्देशन के उद्देश्यों को जानना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ पर निर्देशन के उद्देश्यों की जहाँ तक बात आती है, सबसे पहला उद्देश्य आता है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य, अब आप यहाँ पर ये चीज स्पष्ट जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत उद्देश्य यानी कि किसी व्यक्ति विशेष को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो निर्देशन प्रदान किया जाएगा उसे व्यक्तिगत निर्देशन कहा जाता है। अब व्यक्तिगत निर्देशन के लिए क्या क्या आवश्यकता, यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन के भी अपने उद्देश्य होते हैं, कि ये नहीं कि केवल एक बालक की समस्या का समाधान करने के लिए उसी उद्देश्य से निर्देशन किया जाता है, ऐसा नहीं है। पहली चीज इसके अंतर्गत आती है बालक का विकास। यानी कि यहाँ पर ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्देशन की सबसे पहली जो आवश्यकता या उद्देश्य है उसका, वह है बालक का विकास कैसे हो, बालक के विकास के लिए किन किन प्रक्रियाओं को उसे अपनाना चाहिए, उसकी क्या योग्यता क्षमताएं हैं जिनके आधार पर वो अपना विकास, यानी कि बालक का अपना विकास कैसे हो सकता है, वो अपने आप को आगे कैसे बढ़ा सकता है, किस प्रकार की गतिविधियों का वो उपयोग कर सकता है, किस प्रकार के संसाधनों का वो उपयोग कर सकता है, उसे कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त हो सकता है, इन सबसे संबंधित जो जानकारी है उसके विकास, उसको आगे बढ़ने में जो चीजें सहयोग कर सकती हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करना। फिर है आत्म विवेचन व आत्म विवेचन व आत्मज्ञान।
यहाँ इस चीज को समझना अनिवार्य है कि व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत जो दूसरी बात आती वो आती है आत्म विवेचन और आत्मज्ञान, यानी कि खुद के बारे में जानना, खुद की विवेचना करना, खुद के किए गए कार्यों का किस प्रकार से समालोचनात्मक विवेचन किया जा सकता है, किस प्रकार से समालोचना की जा सकती है। ये चीज अगर बालक को पता है तो निश्चित है कि वह अपनी जो कमियां हैं, जो बाधाएं हैं, उनको जान सकता है और उनके निवारण में स्वयं प्रयास कर सकता है। इसीलिए व्यक्तिगत निर्देशन में आत्म विवेचना और आत्मज्ञान का की जानकारी या उसके लिए बालक को तैयार किया जाता है, उसके लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। नकारात्मक व सकारात्मक नकारात्मक व सकारात्मक पक्षों को जानना, यानी कि अपने विकास के कौन से ऐसे पक्ष हैं जो नकारात्मक दिशा में उसके बढ़ रहे हैं और ऐसे कौन से पक्ष हैं जो सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। यानी कि उसे इस बात की जानकारी होना या उसे इस बात का निर्देशन देना कि कौन सा ऐसे कार्य करने से तुम नकारात्मक दिशा की तरफ से तुम्हारे व्यक्तित्व का नकारात्मक विकास होगा और कौन से ऐसे कार्य गुण हैं, प्रवृत्तियां हैं, आपकी व्यवस्थाएं, आपकी सोच, चिंतन है जो कि आपको सकारात्मक दिशा की तरफ लेके जाएगी और जो चीज नकारात्मक दिशा की तरफ लेके जाएगी वह आपके विकास में बाधा उत्पन्न करेगी। अब बालक को इस बाधा का भी पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो इस बाधा के लिए नकारात्मकता जो है, चाहे वो उसकी सोच है कि मैं ये कार्य कर ही नहीं सकता। आज के बच्चों में, किशोरावस्था के बच्चों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके अंदर नेगेटिविटी इतनी ओवरलोडेड है कि वो हर चीज में हम कर ही नहीं सकते, हमसे हो ही नहीं सकता, मैं ये काम कर ही नहीं सकता। ऐसी सोच उन लोगों में इतनी ज्यादा भरी हुई होती है कि वह किसी कार्य को कर भी सकते हैं तब भी वह उन्हें उस कार्य को करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि उनकी योग्यता, उनकी रुचि, उनकी क्षमताएं होने के बावजूद बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी की वजह से, नकारात्मकता की वजह से बालक के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं और वे उनका विकास नहीं हो पाता, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ आपको कार्य करना आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आप में पॉजिटिविटी है then you do anything anywhere anytime, तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि आप में करने का पॉजिटिविटी है। आप ये जानते हैं कि मैं कर सकता हूँ, बस आपकी सोच अगर ये है तो आप उस कार्य को आसानी से और सरलता से कर सकते हैं। अगली बात जो इसके अंतर्गत है वो है आवश्यकताओं, क्षमताओं, क्षमताओं को पहचानना, यानी कि बालक की जितनी भी आवश्यकताएं, क्षमताएं हैं उनको पहचानना आना चाहिए। यानी कि उसकी अपनी रुचि, अपनी योग्यताएं, अपनी क्षमताएं, उनको क्या चीज, मतलब किस चीज के प्रति वो अधिक आकर्षित होते हैं, इन सब की जानकारी बालक को होनी चाहिए। निर्देशन का उद्देश्य है कि बालक की अपनी आवश्यकताएं क्या है, बालक की अपनी क्षमताएं क्या है, उसकी अपनी रुचि क्या है, उसकी अपनी योग्यताएं क्या है, उनको समझने में सहयोग प्रदान करता है। अर्थात कि इसको अगर बालक को समझ में आता है तो उसमें अपने आप के विकास के लिए ये प्रयत्नशील रहता है। अर्थात कि बालक को स्वयं को समझने में या स्वयं की आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचि, योग्यताओं को समझने में सहयोग
प्रदान करता है। नेक्स्ट है अपनी, नेक्स्ट आ जाता है आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास का विकास यानी कि बालक में आत्मविश्वास का विकास कैसे किया जा सकता है, बालक में आत्मविश्वास कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल उसको लगता है कि मैं एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा। एक कुछ बच्चों में होता है पेपर फोबिया, एग्जाम फोबिया। उस एग्जाम फोबिया के पीछे कारण क्या है, कोई बहुत बीमारी नहीं है या कहीं से कुछ थोपा गया हुआ नहीं होता है, वो केवल आपके आत्मविश्वास की कमी होती है। इसी वजह से आप में ये कहा जाए कि आप में एग्जाम फोबिया आने लगता है, कि एग्जाम आया नहीं कि आपको बुखार आने लगता है, आप घबराने लगते हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। उसके पीछे कारण क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है। व्हाई यू हैव नॉट कॉन्फिडेंस, बिकॉज आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, क्योंकि आप जो प्रिपरेशन करते हैं उस कंप्लीट प्रिपरेशन, पूरी तैयारी को आप इस नेगेटिव थिंकिंग के माध्यम से करते हैं। यानी कि नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच को लेकर आप चलते हैं और उसके आधार पर अपनी प्रिपरेशन करते हैं। यानी कि यार याद होगा कि नहीं, मैंने याद तो कर लिया, पता नहीं मैं याद रहेगा कि नहीं रहेगा। जब पहले ही आपने सोचा तो बात खत्म, मानकर चलिए कि फिर आपको कुछ भी याद होने वाला नहीं है। याद आते हुए भी लगेगा यार गलत तो नहीं, क्योंकि आप पहले से इस बात को लेकर चल रहे हैं कि मेरे को याद रहेगा कि रहेगा नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगी, मेरे को याद नहीं होता। ये चीज तो भले याद, लेकिन एग्जाम के टाइम पे सही पॉइंट याद आ रहा है, लेकिन क्या होता है कॉन्फिडेंस नहीं, अरे इसका है किसी और का है, मैं लिख पा सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। इसी जो कॉन्फिडेंस लूज आप कर लेते हो उसी का परिणाम होता है कि आप में एग्जाम फोबिया, परीक्षा के दिनों में एक भय, डर जो आता है उसके पीछे कारण यही होता है। तो निर्देशन का कार्य है या उद्देश्य होता है कि बालक में व्यक्तिगत रूप से आत्मविश्वास का विकास किया जाए, उसमें कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है, उसको कॉन्फिडेंस के लिए किन किन साधनों का उसे उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार की उसे तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से उसने अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए कौन कौन से कार्य उसे करने चाहिए, इसके लिए बालक को निर्देशन प्रदान किया जाता है। यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन में बालक के खुद के विकास की प्रयास किए जाते हैं, यानी कि उसके लिए उसे निर्देशन प्रदान किया जाता है। उसमें आत्मविवेचना और आत्मज्ञान के बारे में खुद की विवेचना अगर नहीं करते हो तो सही दिशा में नहीं बढ़, क्योंकि आलोचना सुनना, खुद की आलोचना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। यानी कि वो खुद को समझने के लिए, ये तो एग्जाम्पल है कि आलोचना, विवेचना के लिए आवश्यक है कि खुद को समझने के लिए खुद के कार्य, खुद की सोच की पूरी विवेचना की जाए कि क्या सही और क्या गलत, नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिविटी को क्या परिणाम होते हैं, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। फिर आवश्यकताओं, क्षमता, रुचि, योग्यताओं को समझने में, यानी कि बालक को स्वयं को समझने में सहयोग। और नेक्स्ट आ जाता है आत्मविश्वास, कि उसमें कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए। अगला जो यहाँ पर आपका आता है समाज से संबंधित उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य, अब ये कौन से होते हैं सामाजिक उद्देश्य? निश्चित है सामाजिक, समाज से संबंधित, तो स्पष्ट है कि बालक जो कि एक सामाजिक प्राणी है, बालक इसी समाज की एक इकाई है, तो निश्चित है कि उसकी प्रत्येक क्रिया, उसकी गतिविधि, सभी कुछ समाज को ध्यान में रखकर की जाती है, क्योंकि समाज के अपने मूल्य, अपने नियम होते हैं, समाज की अपनी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं होती हैं। आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, मूल्य, नियम, बहुत सारे होते हैं। यानी कि समाज की अपनी आकांक्षाएं होती हैं, अपनी अपेक्षाएं होती हैं, अपने मूल्य होते हैं, अपने नियम होते हैं, विकास के लिए उसकी अपनी योजनाएं होती हैं। इन सब का पूर्ण करना इस इकाई का कार्य है।
ये इकाई कौन है? एक बालक या एक व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है। अब इस इकाई के अंतर्गत एक बालक व्यक्ति हो सकता है, एक बालक हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, परिवारों का समूह हो सकता है, समुदाय हो सकता है, पूरा एक संगठन हो सकता है, लेकिन जो भी है वो इस समाज की एक इकाई है। और समाज की इन आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, मूल्यों, नियमों आदि को पूर्ण करने का जो उत्तरदायित्व होता है वो इसी इकाई को होता है। और इस इकाई के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसे ये पता हो कि वो समाज के लिए किस तरह से कार्य कर सकता है। तो सामाजिक उद्देश्य के अंदर कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बालक को या व्यक्ति को सामाजिक निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। तो उसमें है सबसे पहला समाज का कल्याण। समाज कल्याण यानी कि सबसे पहली बात जो आती है वो आती है समाज का कल्याण, क्योंकि समाज का कल्याण किया जाना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि बिना समाज के कल्याण की कल्पना क्यों की जाती है? क्योंकि समाज का विकास इसी पर निर्भर है। हम जो कार्य सोचेंगे, जो कुछ करने के लिए सोचेंगे, वो समाज के हित के लिए सोचेंगे, तभी एक समाज विकास कर सकता है। इसीलिए सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहला जो बालक को निर्देशन देने की आवश्यकता होती है वो है समाज के कल्याण की भावना किस प्रकार से बालक में विकसित की जा सकती है, या समाज के कल्याण के लिए बालक किस प्रकार से कार्य कर सकता है। अगला आता है तनाव मुक्त पीढ़ी का प्रदान करना। तनाव मुक्त पीढ़ी। तनाव मुक्त पीढ़ी का होना भी बहुत जरूरी है। अगर बालक तनाव में है, समाज की एक इकाई जो है वो बहुत अधिक तनाव में है, तो निश्चित है कि इसके तनाव का प्रभाव, इसके तनाव की वजह से जो परिणाम सामने आते हैं, तनाव की वजह से जो परिणाम सामने आते हैं, उन परिणामों का जो नुकसान है वो इस समाज को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब तनाव में रहकर व्यक्ति कोई कार्य करता है तो निश्चित है कि उसके जो परिणाम होते हैं वह नकारात्मक अधिक होते हैं। अब इसी नकारात्मकता से दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बालकों को तनाव से मुक्त किस प्रकार से रखा जाए। अगर व्यक्ति पे किसी प्रकार का तनाव आ रहा है, उसमें किसी प्रकार का तनाव उसमें बढ़ता जा रहा है, तो इस तनाव से वो कैसे अपने आप को मुक्त कर सकता है? पहले तो वो तनाव की स्थिति आने ही नहीं दे। और यदि आपका काम ही ऐसा है, क्योंकि आजकल के जैसे अधिकतर युवाओं का कहना एक सोच है या वो उनका सेंटेंस होता है कि भाई हमें इतना पेमेंट कंपनियां अगर दे रही है तो किसके लिए दे रही है? कि उस कंपनी का तनाव हम सहन करें, यानी उस कंपनी के काम को लेकर जितना भी प्रेशर है उसको हम खुद उठा लें, यानी कि सबके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब यहाँ पर वही चीज है कि एक निर्देशन के माध्यम से एक बालक में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, उस तनाव की स्थिति के पीछे के कारण क्या है, तो उन समस्त कारणों को ढूंढकर और उस तनाव की समस्त स्थिति को सारों में डिवाइड कर दिया जाए, सारों में बांट दिया जाए। यानी कि टेंशन की जो पोजीशन आती है, स्थिति कंडीशंस आती हैं, उन कंडीशन से बालक को, व्यक्ति को दूर कैसे किया जाए। तो निर्देशन, ये गाइडेंस यही कार्य करती है कि बालक को एक तनाव या टेंशन फ्री व्यक्ति बनाती है, यानी कि एक पूरी पीढ़ी को जो है वो पूरी जनरेशन है उसको टेंशन फ्री बनाए, जिससे कि उसके कार्य करने की क्षमताओं में बढ़ोतरी हो। क्योंकि तनाव में रहकर अगर कार्य करेगा तो उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी, उसके उत्साह में, उसके जोश में कमी आ जाएगी, उसके जुनून में कमी आएगी, जिसकी वजह से वह स्वयं का विकास, उसका स्वयं का विकास तो बाधित होगा ही होगा, बल्कि समाज का विकास भी बाधित होगा। इसीलिए तनाव मुक्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि उनको उचित निर्देशन प्रदान किया जाए। अगली बात आती है समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति। समाज की
आवश्यकता की पूर्ति। यानी कि एक समाज की आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जा सकती है, समाज क्या चाहता है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसकी पूर्ति के लिए बालक को कैसे तैयार किया जाए। कि जिस तरह की मांग एक समाज रखता है, बालक जब समाज में कार्य करने योग्य होगा या समाज में सक्रिय योगदान देने योग्य होगा, उस समय वह उसकी उन आवश्यकताओं की पूर्ति किस तरह से कर सकेगा, इसके लिए उसे तैयार किया जाता है। अगली बात आती है विभिन्न क्षेत्रों में, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग। समाज में सहयोग, बालक समाज के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से सहयोग प्रदान कर सकता है। और अंतिम बात है विकास हेतु कार्य, यानी कि वो विकास के लिए कैसे कार्य करे। यानी कि यहाँ ये बात समझनी है कि समाज में सहयोग उसको किस तरह से कर सकता है, कि समाज के विकास में कैसे सहयोग करेगा, सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए कैसे, यानी कि समाज के विकास उसकी गतिविधियों के उसमें बालक अपना किस प्रकार से सहयोग करेगा, किस तरह से वो अपनी क्षमताओं के साथ समाज के विकास में अपना भागीदार बनेगा। अगली बात है विकास हेतु कार्य को किस तरह से ऐसे कार्य करे कि उसके विकास की क्रम, बालक का स्वयं का विकास का क्रम निरंतर रूप से चलता रहे, और जब बालक का चलेगा तो समाज का भी स्वतः ही चलेगा। आज हमने उद्देश्य की केवल दो क्षेत्रों के बारे में बात करी है, व्यक्तिगत क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। कल हम और आगे शैक्षिक क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे और समस्या समाधान के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे कि इस शैक्षिक क्षेत्र में किस तरह से बालक के निर्देशन की आवश्यकता होती है और समस्या समाधान के लिए किस तरह से आवश्यकता होती है। तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1, निर्देशन के वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, निर्देशन के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। आज का आपको इस क्वेश्चन के साथ में आज मैं आपकी आज की बात यही समाप्त करती हूँ। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें, सुरक्षित रहें। और यदि घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो मुंह पर मास्क लगाएं या कपड़ा बांध कर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को समय समय पर साबुन से धोते रहें या फिर सैनिटाइज करते रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।